वो बोलता था कि यार मुंबई में आ जा, वहाँ बहुत अच्छी लाइफ है। एंड देन अनंत भी मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। इस पूरी रात ये दोनों बहुत डरे हुए थे। इन्हें नींद तक नहीं आई थी। अकेली पुलिस के जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। हे गाइस, वो सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे आकाश ने शेयर करी है, तो थैंक यू सो मच आकाश फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। बाय द वे, ये जो स्टोरी है ये आकाश की नहीं बल्कि आकाश के दोस्त अनंत की है, जो कि अनंत ने आकाश को बताई थी। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो मेरा जीमेल अकाउंट ये रहा, आप यहाँ पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। देयर इज अ ब्रोकर दैट ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस टू इट्स क्लाइंट्स। इट्स एक्सनेस। इसमें मिनिमम $10 से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने लेवरेजेस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। एक्सनेस से आप अपने ट्रेड्स को ओवरनाइट एंड वीकेंड्स में भी ओपन रख सकते हैं। हर मेजर करेंसीज, मोस्ट माइनर करेंसीज, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसीज एंड इंडाइसेस विदाउट वरिंग अबाउट एडिशनल फीस। एक्सनेस आपको यूनिक प्रोटेक्शन फंक्शन देता है। इस फीचर के साथ आप अपने ट्रेड्स को अनएक्सपेक्टेड मार्केट चेंजेस से बचा सकते हैं और नंबर ऑफ स्टॉप आउट्स को 30% तक कम कर सकते हैं। और इससे आप वीकेंड्स में भी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं और इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा। एनी टाइम ट्रेड के लिए मोबाइल ऐप सबसे बेस्ट है। एक्सनेस पर 7 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स का भरोसा है। 1.9 बिलियन डील्स मेड इन 2023 एंड अ मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ $4 ट्रिलियन। एक्सनेस को चुनकर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस टूल का एक्सेस मिलेगा, जो आपकी ट्रेड्स प्लान करने में मदद करेगा। एक्सनेस आपको प्लेटफॉर्म्स देता है फॉर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग मेटाट्रेडर 5, मेटाट्रेडर 4, मोबाइल एक्सनेस ट्रेड ऐप, मेटाट्रेडर मोबाइल वेब, एक्सनेस टर्मिनल एंड मेटाट्रेडर वेब टर्मिनल। अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर ढूंढ रहे हैं फॉर इजी एंट्री इनटू ट्रेडिंग, देन एक्सनेस आपके लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये बात 2 साल पहले की है, जब अनंत और उसकी बीवी मनीषा ने आकाश के कहने पर अपना पहला घर मुंबई में लिया था। अनंत और मनीषा को कुछ ही महीने हुए थे अभी शादी किए हुए, और अनंत का जो बचपन का दोस्त था आकाश पहले से मुंबई में था। तो वो बोलता था कि यार मुंबई में आ जा, वहाँ बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत मतलब ग्रो करने के काफ़ी चांसेस है, बहुत स्कोप है, तो वहाँ आ जाए, ऐसे मतलब वो बोलता रहता था। एंड देन अनंत भी मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। सो अनंत ने वैसे अपना कोई घर खरीदा नहीं था, वो रेंट पे ही रह रहा था मुंबई में, क्योंकि सबको पता है कि कितना कॉस्टली है, इतना आसान नहीं होता। बट हाँ, वो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से था, तो एक अच्छा घर उसे मिल गया था जहाँ पे वो रेंट पे रह रहा था। वो भी आकाश ने ही बताया था। सो शुरू के दिन काफ़ी अच्छे जाते हैं। अनंत और उसकी जो वाइफ है मनीषा, ये काफ़ी अच्छे से रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमना, मतलब अच्छा चल रहा था सब कुछ। और ये बात है करीबन गर्मियों की होगी, जब मई का मंथ चल रहा था। सो एक बार दोनों पति पत्नी रात को खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं, और रात के करीब 1-2 ही बजे होंगे कि मनीषा को एकदम से अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि बाहर कुछ गिरा, किचन में या कहीं तो कुछ गिरा, और मतलब बर्तन वर्तन जैसे गिरते हैं वैसे से। तो उसने खुद ही अज्यूम कर लिया कि किचन से ही आई होगी। तो एकदम से अनंत को जगाती है और बताती है कि यार बाहर कुछ गिरा है, कुछ हम देख के आएंगे। अनंत भी अब उठता है और दोनों धीरे धीरे बाहर की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, एकदम शॉक्ड, क्योंकि वो देखते हैं कि बाहर मतलब उन्हीं के एक रूम में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और वो कुछ खाए जा रहा है, जिसकी पीठ इन दोनों की साइड है। मतलब वो बूढ़ा आदमी नहीं देख रहा, ये दोनों उसे देख रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा डर गया कि इतनी रात को कोई हमारे घर में क्या कर रहा है, कैसे। तो चुप चुप के ऐसे उसके मतलब पीछे से जाते हैं और वो इस रूम को एग्जिट कर देते हैं। सो अब इस घर के 2 दरवाजे थे एग्जिट करने के लिए, तो ये कैसे कैसे करके यहाँ से एग्जिट करते हैं। और अनंत ने अब ये वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सामने वाला दरवाज़ा देखता है जो एकदम मेन गेट होता है, वो देखता है तो वो खुला होता है। अनंत को समझ नहीं आता है खुला कैसे है, मतलब उसने तो बंद करा हुआ था ये गेट को। अनंत उसी समय पुलिस को फ़ोन कर देता है और थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, घर के अंदर जाती है। पुलिस हर जगह सर्च करती है, बट वहाँ कोई भी नहीं मिलता। पुलिस इन दोनों को बोलती है कि आप सब हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और पुलिस आगे से इन दोनों को वार्न भी करती है कि आगे से ऐसे फालतू के प्रैंक या फिर ऐसे मजाक करके पुलिस का टाइम बर्बाद मत करना। इस पूरी रात ये दोनों बहुत डरे हुए थे, इन्हें नींद तक नहीं आई थी। बट लकीली पुलिस के जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। ठीक है, ऐसे 4-5-6 दिन निकल गए और कुछ भी नहीं होता था। इन दोनों के लिए अब थोड़ा नॉर्मल हो गया था, इन्होंने ज़्यादा कुछ उस बारे में सोचा नहीं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट हाँ, अब इनके लिए नॉर्मल हो गया था, पहले जैसी लाइफ चल रही थी। एंड अब अनंत को ऑफिस की वजह से कुछ ऐसा काम आ गया था जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ा, मुंबई से मतलब किसी और दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा था। तो करीबन 5-6 दिन का ये पूरा एक टूर था। तो अनंत ने बोला मनीषा को कि यार मैं तो अब 5-6 दिन के लिए बाहर जाऊँगा, तो तुम अकेले यहाँ रह लोगी। जिसमें मनीषा बोलती है हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूँगी अकेले यहाँ पर। अब 1-2 दिन तो बहुत अच्छे से बीत जाते हैं, बट तीसरे दिन अनंत को एक कॉल आती है और वो कॉल मनीषा की होती है। कॉल में मनीषा बहुत ज़्यादा घबराई होती है, वो रो रही है, वो बहुत डरी हुई है।
और वो अनंत को बोल रही है कि जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज़ वापस आ जाओ। अब अनंत को भी मनीषा की चिंता थी। वो मुंबई की पहली फ़्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। वो फ़्लाइट रात के 1 बजे की थी, तो वो घर पहुँचते पहुँचते लाइक सुबह हो जाती है। अब जैसे ही अनंत घर में आता है वो देखता है कि मनीषा की बहुत बुरी हालत होती है। वो बहुत ज़्यादा बीमार सी लग रही है और वो अपने बेड में पड़ी हुई है बस। आनंद ये देख के बहुत डर जाता है। वो जाता है, वो मनीषा को उठाता है और सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पे जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं और डॉक्टर्स जब देखते हैं तो बताते हैं कि थोड़ी बीमार है, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टायर्ड है ये सब करके फिर दवाइयाँ ववाइयाँ देते हैं, इलाज करते हैं और उसके बाद मनीषा को घर वापस ले आता है आनंद। अब जब ये घर वापस आ चुके हैं तो मनीषा आनंद को बताती है कि पिछले रात को, मतलब कल की रात को वो ऐसे सो रही थी और उसने ऐसे सपने में देखा कि वही बूढ़ा आदमी फिर से मनीषा के पास कहीं रूम में ही खड़ा है। मनीषा एकदम से डर जाती है और वो उस बूढ़े आदमी को पूछती है कि कौन है तुम यहाँ क्या चाहिए तुम्हें। जैसे ही मनीषा ये पूछती है वो बूढ़ा आदमी एकदम से दौड़ते हुए आता है, मनीषा के ऐसे एकदम चेहरे पे ऐसे अंदर ही हाथ डाल के ऐसे उसे पूरा फाड़ देता है और फिर उसके ऐसे जो चेहरा है उसमें पूरा अपना सर डाल देता है। ये पूरा उसने अपने सपने में देखा था जिसकी वजह से वो एकदम उठ जाती है और ये बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत भयंकर टाइप का सपना था। इसके बाद मनीषा जब उठ गई थी उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब अनंत बताता है कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक भयंकर सपना था, बहुत डरावना सपना था जिसकी वजह से मनीषा सो नहीं पाई, रेस्ट नहीं कर पाई और उसी वजह से वो इतनी वीक हो गई थी, इतनी टायर्ड हो चुकी थी। और ज़्यादा मत सोचो, तुम फालतू का स्ट्रेस ले रही हो, ये सिर्फ एक सपना था, तो इसे बस सपने की तरह ट्रीट करो। लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि वो सपना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। रात होती है और मनीषा को दवाई खिलाने के बाद वो दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं कि तभी देर रात मनीषा ने आनंद को जगाया। आनंद बिल्कुल एकदम गहरी नींद में था, तो थोड़ा सा जागकर मनीषा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को क्यों जगा रही हो। जैसे वो अपनी आंखें अच्छे से खोलता है और मनीषा का चेहरा देखता है तो आनंद देखता है कि मनीषा बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत हाँफ रही है और पूरा पसीना पसीना हुई पड़ी है। अब ये देख के आनंद एकदम ऐसे बैठ जाता है और बोलता है मनीषा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हें। जिस पे मनीषा एकदम बहुत डर के बोल रही है कि वो मेरे अंदर है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो मुझे बुला रहा है, वो मेरे अंदर है। अनंत मुझे बहुत डर लग रहा है। मनीषा बहुत डर के ये सब अनंत को बता रही है। अब आनंद को समझ नहीं आ रहा है कि वो मनीषा को क्या बोले। वो मनीषा को पहले तो शांत करता है कि अच्छा मनीषा तुम शांत हो जाओ पहले, अच्छा आराम से, उसे कैसे तो करके वो शांत करता है। मनीषा बिल्कुल शांत नहीं हो रही, वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो बस एक ही चीज़ बोले जा रही है कि वो मेरे अंदर आ चुका है, वो मुझे फील हो रहा है ऐसा, वो है मेरे अंदर। जिस पर आनंद उसे बताता है कि हो सकता है कि तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है और वो तुम्हें रियलिटी लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। और बस उसे सुलाने की कोशिश कर रहा है आनंद कि सो जाओ यार, ऐसे तुम ऐसे सोचती रहोगी, स्ट्रेस होता रहेगा तुम्हें, तुम क्या सोच रही हो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सो जाओ प्लीज़। थोड़ी देर तक आनंद यही कोशिश करता रहा एंड देन मनीषा भी सो जाती है और ऐसे ही इनकी पूरी रात निकल जाती है। अब अगली रात होती है और फिर से सेम चीज़ होती है। मनीषा फिर आधी रात को उठी हुई है और वो आनंद को उठाती है और फिर सेम चीज़ें बोलती है कि वो मेरे अंदर है, मुझे फील हो रहा है, वो मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, वो मुझसे बात कर रहा है। अब आनंद भी कुछ समझ नहीं पा रहा है इन सब चीज़ों को। उसे बस यही लग रहा है कि मनीषा ने वो जो सपना देख लिया वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक ट्रॉमा बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस तरीके से वो ये सब सोचे जा रही है, जिस तरीके से उसे ये सब रियलिटी लग रही है, मनीषा कहीं ना कहीं अपना आपा खो रही है। तो आनंद फिर उसे समझाता है कि ये सब सपना था, ये सब सच नहीं है, प्लीज़ सो जाओ, प्लीज़ सो जाओ, और ऐसे करके फिर से उसे सुला देता है। हर दिन वो उठती थी, सेम चीज़ बोलती थी, बट आनंद फिर उसे सुला देता था और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं एंड देन उसके बाद सडनली मनीषा फिर से नॉर्मल हो जाती है। कोई रात को नहीं उठना, कोई ऐसा नहीं बोलना कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, डर लग रहा है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल। तो आनंद को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो फाइनली अब मनीषा ठीक हो गई। वो कुछ ट्रॉमा था जिससे कभी कभी होता है ना, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें खुद ही बन जाती है और तुम काफ़ी दिन तक उससे उभर नहीं पाते, तुम वही सोचते रहते हो। तो वैसे ही कुछ मनीषा के साथ हुआ होगा, बट अब मनीषा इज़ नॉर्मल। तो आनंद भी खुश है कि चलो ठीक है यार, फाइनली अब उसको भी आराम मिला। अब ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। उस वक्त तक गर्मियाँ भी चालू हो गई थी और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे आनंद चाहकर भी नहीं बुला सकता। तो दोनों नॉर्मली सो रहे हैं और काफ़ी रात हो चुकी है। आनंद वैसी गहरी नींद में है कि ऐसे आनंद को फील हुआ कि मनीषा का एक हाथ आनंद के ऐसे एकदम मुंह पर आ गया है। तो आनंद ने ऐसे ही मतलब नींद में ही वो हाथ ऐसे हटा दिया और थोड़ी देर बाद
मनीषा ने फिर से एक अपना हाथ आनंद के मुंह पे ऐसे रख दिया है और नींद में ही आनंद ने फिर से उसका हाथ ऐसे हटा दिया। अब आनंद परेशान हो रहा है क्योंकि बार बार मनीषा का हाथ उसके मुंह पे आए जा रहा है और वो सो नहीं पा रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे एकदम हाथ हटा के बोलता है कि क्या कर रहे हो यार मनीषा। जैसे वो बोल ही रहा होता है कि उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि जो वो हाथ होता है वो मनीषा का नहीं होता, वो हाथ किसी आदमी का है जो कि मनीषा के मुंह से ऐसे मुंह से निकला है और आनंद को ऐसे बार बार उसके फेस पे जाके ऐसे लग रहा था। आनंद ही देखते हुए एकदम जोर से पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे ही एक टेबल रखा होता है, आनंद का सर एकदम टेबल से जाके बसता है, उसका थोड़ा सा ब्लड भी निकलता है। वैसे अपने सर को पकड़ के देखता है और फिर खड़े होके देखता है तो देखता है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीषा नॉर्मली सोई हुई है, वहाँ कोई हाथ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि मनीषा के मुंह से ऐसा कुछ निकल रहा है, हाथ ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आनंद ने तो ये सब अभी देखा था ना। आनंद को तभी एकदम से मनीषा की सारी बातें याद आ जाती है जो उसने सपने में देखा था, जो वो बोलती थी कि उसको फील हो रहा है। अब जब आनंद ने खुद ऐसा फील किया तो उसको अभी नहीं पता कि ये सपना है, हकीकत है, क्या है। बट एक चीज़ आनंद को पता चल चुकी थी कि वो इस घर में अब और नहीं रह सकता। अब आनंद डिसाइड करता है कि वो अगले दिन ही इस घर को छोड़ देगा। लेकिन घर छोड़ने से पहले ही मनीषा की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से वो लोग शिफ्ट ही नहीं कर पाए और धीरे धीरे मनीषा की हालत बद से बदतर होने लगी थी। मनीषा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अपने बेड से वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती थी खुद। और उस वक्त अनंत के साथ सिर्फ उसका एक दोस्त था जो कि उसके साथ ही रहता था, ऐसे हेल्प करता था। जब अनंत को हॉस्पिटल जाना होता था, कहीं पे भी जाना होता था तो वो उसी दोस्त के साथ जाया करता था। और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि आकाश था, जिसने ये पूरी स्टोरी शेयर करी है। ऐसे ही दिन बीतते गए, मनीषा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। इनफैक्ट उसकी तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब ही हो रही थी। एंड देन एक बार ऐसे ही रैंडमली आकाश को आनंद का मैसेज आता है जिसमें आनंद ने लिखा होता है, थैंक्स यार मेरी इतनी मदद करने के लिए, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि मनीषा बीमार नहीं है, उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। इस घर में आने से पहले इसके मालिक ने मुझे बताया था कि इस घर में उनके पिताजी ने सुसाइड किया था उनकी बीवी के देहांत के बाद। ये बात मैंने मनीषा से छुपाई थी क्योंकि उसे ये घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और अगर उसे ये बात बताता तो इस घर में कभी नहीं आती। खैर, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, शायद मैं 1-2 दिन में लौट आऊँ और अगर नहीं लौटा तो समझना अभी समय लगेगा। आकाश जैसे ही ये पूरा मैसेज पढ़ता है वो अनंत को उसी टाइम कॉल करता है, बट अनंत कोई कॉल नहीं उठा रहा है। इनफैक्ट वो कॉल लग भी नहीं रही थी, उठाना तो दूर की बात। आकाश उसे ट्राई करता रहता है, मैसेज, कॉल, हर चीज़ ट्राई करता है। मनीषा को ट्राई करता है कॉल करने की, बट दोनों के फ़ोन ही नहीं लग रहे थे, मैसेज ही नहीं जा रहे थे, डिलीवर ही नहीं हो रहे थे। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। आकाश वेट कर रहा है आनंद का कि उसने लिखा था मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। बट वेट करते करते आज करीबन 1 साल होने को आ गया है, बट आकाश को आनंद की कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। आकाश को नहीं पता वो क्या करे, कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कुछ नहीं पता। बस वो ये चाहता है कि आनंद और मनीषा जहाँ भी हो बस वो खुश हों और ठीक हों। दैट्स इट। सो गाइस, ये थी आनंद की स्टोरी जो कि आकाश ने हमसे शेयर करी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपको पता है क्या करना है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है तो मेरे दिए गए हुए मेल पर आकर आप मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।